गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर बिलियन, ये हमने कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस की थी। अब उनमें हम देखते हैं सब इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या क्या होते हैं। तो देखो नॉर्मेलिटी होती है, वो क्या होती है? मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। यदि आपको यहाँ पे मोलैलिटी ज्ञात हो, कैलकुलेट की हुई हो आपके पास, तो आप क्या निकाल सकते हो? उससे नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। बस आप वहाँ जैसे आपको मोलैलिटी गिवन होगी तो वहाँ पे आपको मोलर मास होगा सॉल्यूट का, और आपके पास इक्विवेलेंट मास निकाल लो, उससे फिर आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो? आप नॉर्मेलिटी। यानी ये संबंध किसके बीच में रिलेशन है? नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी के बीच में है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम किससे रिलेट कर रहे हैं? एन कैपिटल से किसको डिनोट किया था हमने? मोलैलिटी को। मोलैलिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशनशिप होती है? वो ये रहा 1000 इंटू 1000 इंटू एम। एम यहाँ पे क्या है? मोलैलिटी। 1000 माइनस डी, डी यहाँ पे क्या है? डेंसिटी माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये दो रिलेशन किसमें थे? मोलैलिटी और मोलैलिटी में, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी में। थर्ड रिलेशनशिप बताता हूँ आपको, ये लिख देता हूं फॉर एसिड्स। उसके लिए एसिड हम क्या निकालते हैं? नॉर्मेलिटी निकालते हैं। यानी नॉर्मेलिटी हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? बेसिसिटी इनटू मोलैलिटी। अब बात आती है कि एसिड के लिए निकालना है, यहां बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन्स ऑफ बेसिसिटी? बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ H प्लस आयन गिव्स इन वाटर फ्रॉम ईच एटम ऑफ एसिड। प्रत्येक एटम जो एसिड का होता है वो हमें कितने H प्लस आयन गिव करता है, वो ये हमारी क्या कहलाती है? बेसिसिटी। यदि अगर मैं यहाँ पे किसकी नहीं निकालूं, बेस की कैलकुलेट करता हूँ, तो क्या आएगा? नॉर्मेलिटी इक्वल टू एसिडिटी इनटू मोलैलिटी। और यहाँ एसिडिटी क्या होगी? डैश की ईच एटम हम कितने OH नेगेटिव आयन गिव करते हैं, देते हैं, उसकी वो क्या हो जाएगी? हमारी एसिडिटी। तो ये रिलेशन किसमें था? नॉर्मेलिटी में और मोलैलिटी में। ठीक है, ये क्या कुछ रिलेशन। अब आप पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। What is solubility? Solubility क्या होती है? Number of solutes is dissolved in 100 ग्राम solvent in क्या होगा? उसकी टेम्परेचर आर कांस्टेंट। स्थिर ताप पर हम क्या करते हैं? 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितने अमाउंट सॉल्यूट के हम क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सॉल्युबिलिटी इन सॉल्यूट, solubility in solids। देखो सॉलिड को हम किसमें डिसॉल्व करेंगे? वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो उसके मिलेगा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हमारे पास सॉलिड क्या है? सॉलिड है। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। अब देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट की। मैं यहाँ सॉलिड की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉलिड की बात कर रहा हूँ। सॉलिड को कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी पे प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी सॉलिड्स में। तो यहाँ देखते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर देखते हैं, उनकी बात आती है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, इस सॉलिड का नेचर कैसा है वो भी डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे। कैसे? इसके लिए आपको एक लाइन ध्यान में रखनी है, लाइट डिसॉल्व लाइट। सिंपल सी बात है, दो अगर फ्रेंड बनते हैं तो एक जैसे नेचर के हों तब उनके अंदर अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है। ऐसा नहीं कि बहुत लड़का बहुत ज्यादा बदमाश है, बहुत ज्यादा शरीफ है, दोनों की कभी क्या नहीं हो सकती? फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। वैसे इसमें होता है लाइट डिसॉल्व लाइट, ये अपने जैसे को ही ये क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास क्या है? पॉलर क्या है? सॉल्यूट है, तो किसमें डिसॉल्व होगा? पॉलर सॉल्वेंट में ही क्या होगा? डिसॉल्व होगा। क्या होगा? डिसॉल्व, नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये ध्यान में रखना है कि पोलर सॉलिड कभी भी नॉन पोलर
होता, डिजॉल्व नहीं होता। पोलर सॉलिड किसमें डिजॉल्व होगा? पोलर सॉल्वेंट में। जैसे एग्जांपल देखिए, आपके जितने भी आयनिक कंपाउंड है जैसे NaCl, KCl, ये सभी कैसे हैं? पोलर सॉलिड है आपके। ये किसमें डिजॉल्व होते हैं? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? वाटर। अब दूसरी बात यदि आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो किसमें डिजॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट की सॉल्यूट है, किसमें होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब आपके एग्जांपल देखते हैं, जैसे आयोडीन है आपकी, I2, सल्फर है आपकी, ये कैसे है? नॉन पोलर सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट कौन से हो जाएंगे आपके? CH2, CCl4, ये आपके क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब बात आती है पोलर और नॉन पोलर होते क्या? व्हाट इज मीन्स ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर? देखो, पोलर आर दीस कंपाउंड जनरेट डाइपोल्स, यानी जिसके अंदर क्या हो? नेगेटिव चार्ज भी हो, पॉजिटिव चार्ज भी हो। या फिर मैं कहूं कि जो बॉन्डेड है, जो आपका दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या हो? डिफरेंस हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारी पोलर। जबकि हम बात करें इसके नॉन पोलर सॉल्वेंट की, इसके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है उसके अंदर क्या होती है? शेयरिंग होती है, इक्वल। जैसे आपके कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती थी? शेयरिंग होती थी। एक इलेक्ट्रॉन देता था तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था। तो ऐसे जो शेयरिंग हो बॉन्ड के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर। और ऐसे सॉल्वेंट को क्या कहते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट किसमें होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। तो बस ध्यान में क्या रखना है आपको? लाइक डिसॉल्व लाइक। नेचर ऑफ इसकी सॉलिड की, या फिर मैं कहता हूं नेचर ऑफ सॉलिड की बजाय मैं सॉलिड भी कर सकता हूं। तो हमने यहां पे सॉलिड क्या लिया है? सॉलिड लिए। फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर। दूसरा इफेक्ट क्या आता है? फैक्टर इफेक्टिंग टेम्परेचर। सेकंड आएगा हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के इफेक्ट को कि सॉलिड की सॉलिबिलिटी में टेम्परेचर किस प्रकार इफेक्ट डालता है, ये सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया? ली चैटलियर ने। ली चैटलियर प्रिंसिपल, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। किसने? ली चैटलियर ने। इन्होंने समझाया कि टेम्परेचर किस प्रकार इफेक्ट करता है। देखो, आप सभी जानते हो रिएक्शन टू टाइप्स की होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है? जिसमें ऑक्सीजन जिसमें क्या एनर्जी, हीट क्या हो? रिलीज हो तो उसको क्या कहोगे? एक्सोथर्मिक। और जिसमें एब्जॉर्ब हो हीट तो उसको क्या कहोगे? एंडोथर्मिक। तो देखो, ली चैटलियर ने उन्होंने कहा कि एंड डिसॉल्व अगर आप सॉल्यूट लेते हो, एंड डिसॉल्व सॉल्यूट, और उसको आप क्या मिलाते हो? सॉल्वेंट में आप मिलाते हो उसको, यानी डिसॉल्व किसमें कर रहे हो? सॉल्वेंट में। तो क्या बनता है आपके पास? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, इन्होंने कहा कि जब आप क्या करते हो? एंड डिसॉल्व सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हो तो सॉल्यूशन बनता है। हम सभी जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन बात आ रही है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? देखो, सैचुरेटेड को समझने का सबसे आसान तरीका है, जैसे किसी भी चीज में आप किसी को डिसॉल्व कर रहे हो और फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो वहां पे डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। जैसे आप एक गिलास वाटर लीजिए, उसमें आप नमक को ऐड कीजिए, एक कंडीशन ऐसी आएगी उसमें नमक डिसॉल्व होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, यानी उसके अंदर आप और नमक नहीं डिसॉल्व कर सकते। उस कंडीशन को आप क्या कहते हो? सैचुरेटेड कंडीशन बोलते हो। और वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब बात आ जाती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। इसको इन्होंने क्यों काम में लिया? वो देखो, मैं बात कर रहा हूं पहले एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक, मान लेता मेरे पास क्या है? सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है। अब एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, इसको हीट दे देता हूं, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। अब आप देखिए, जब आप इसकी डेल्टा एच निकालते हो, एंथैल्पी चेंज हो, तो एंथैल्पी क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है जो भी सिस्टम आपका होता है। इसको आप हीट दे रहे हो तो इसकी एनर्जी क्या हो रही है? भाई आपके पास 10 रुपए है, अगर आपको 5 रुपए भी दे रहा है तो आपकी पॉकेट मनी क्या होगी? इंक्रीज होगी ना। तो ये भी यहाँ पे हम इसको क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। और हीट भी एक क्या होती है?
बना ये थी आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है इसको तो देखना है। यदि मान लीजिए आप टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, मैं यहाँ पर फिर इसको एनर्जी देता हूँ तो ये रिएक्शन कैसी होगी, सॉल्यूशन की तरफ जाएगी फॉरवर्ड। मैं जिसको जितनी ज्यादा टेम्परेचर दूंगा उतनी जल्दी किधर जाएगी, सॉल्यूशन की तरफ जाएगी। यानी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहे हैं, एक्सेस क्वांटिटी में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब आपने इसको टेम्परेचर दिया सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यानी इसमें क्या संबंध बताया हमने कि टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के। कौन सी रिएक्शन के दौरान, एंडोथर्मिक के दौरान। जबकि बात करता हूं मैं एक्सोथर्मिक की, मैं एक्सोथर्मिक में यही बता देता हूं आपको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाते हैं, मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। यहां पे ये भी ध्यान में रखना है कि रिएक्शन होती है कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। इससे आप सॉल्यूशन भी बना सकते हो, सॉल्यूशन से आप सॉलिड और सॉल्वेंट भी बना सकते हो। फिर आप देखते हो यहां एक्सोथर्मिक में, यहां जब आप देखते हो सॉलिड और सॉल्वेंट को जैसे आप डिसॉल्व करते हो, सॉल्यूशन तो आपका प्रिपेयर होता ही होता है, साथ में क्या होता है, हीट भी बाहर निकलती है, इमिटेड होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि यहाँ क्या निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है। तो यहाँ बताइए डेल्टा एच का मान क्या है, भाई आपके पास 10 रुपए थे, 2 रुपए निकल गए, तो आपके कप में क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे भी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी मैं कह दूं जीरो से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। फिर देखिए अगर अब मैं यहाँ टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये रिएक्शन देखो फॉरवर्ड हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। भाई टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड हो जाएगी रिएक्शन। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम बनेगा। कम बनेगा तो इसका मतलब इसका डिसॉल्व क्या होता है, जो सॉलिड और सॉल्वेंट आपस में डिसॉल्व हो रहे हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इन्होंने बताया कि एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी की। किसने बताया, ये ली चैटलियर ने बताया। ठीक है, ये था हमारा नेचर ऑफ सॉलिड का दूसरा टेम्परेचर, ये हमने पढ़े इफेक्ट। अब हम बात करते हैं सॉलिड ऑफ गैस इन लिक्विड, या सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये तो था हमारा सॉलिड की सॉल्युबिलिटी। अब हम देखेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी। अब क्या देख रहे हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, गैस सॉल्युबिलिटी। तो देखो गैस की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, सबसे पहले हमें पता चल गया है यहाँ पे जो सॉलिड है वो हमारा क्या है, गैस है। ये क्या है, हमारा सॉल्यूट है। देखो इसको भी बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे उसमें देखा हमने नेचर में कितनी सॉल्यूट की। अब यहाँ पे सॉल्यूट तो चेंज हो गया हमारा, लेकिन उसकी भी नेचर होगी कोई ना कोई, तो हम लिख देंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब देखो गैस, यहाँ पे सॉल्यूट क्या, नेचर ऑफ गैस लिख दो आप। अब जो गैस होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। कुछ गैसें क्या होती है, जब जैसे उनको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है, फास्टली आयनाइज हो जाती है। तो इसका मतलब उनकी डिसॉल्व होने की क्षमता क्या, स्ट्रेंथ क्या है, मोर है। यदि वो फास्टली आयनाइज नहीं होती तो उनकी डिसॉल्व की स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है, जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, जो CO2 होता है वो वाटर में CO2 डिसॉल्व in water, then डाइऑक्सीजन, डाइहाइड्रोजन एक्सेट्रा। भाई ऑक्सीजन की तुलना में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि ये वाटर में जैसे डिसॉल्व करते हैं कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, इनकी क्षमता किसमें ज्यादा होती है, तो मैं कहती हूँ यहाँ पे किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट। भी कौन सी गैस के आयनाइज होने की कितनी ज्यादा संभावना है उस पर डिपेंड करती है। यानी किसकी नेचर पर डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड कर रही है कि उसके अंदर कितना डिसॉल्व होने का गुण है, उस पर डिपेंड कर। और एग्जांपल देख लो आप, ब्लड के अंदर क्या होता है, आपकी जो ऑक्सीजन होती है उसकी भी क्या होती है, क्षमता बहुत ज्यादा होती है डिसॉल्व करने की। वरना अगर आप देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप डिसॉल्व करो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर डिसॉल्व इन ब्लड। तो ब्लड के अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व हो जाती है। और तभी आप देखते हो कि अंगीठी जला के सोना नहीं चाहिए हमें घर में, क्योंकि वहां उसमें से क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और उसकी क्षमता क्या होती है डिसॉल्व होने की ब्लड के अंदर ज्यादा होती है ऑक्सीजन से ज्यादा। तो
ये यहाँ से जब बोर्ड लगाएंगे तो पहले कौन बन जाएगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जिसका आप पे टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे और आपकी डेथ भी हो सकती है उससे। तो ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि इनके आयनाइज होने की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, HCl को आप वाटर में कर लो, अगर आप बेंजीन लेते हो साथ में और वाटर लेते हो तो किस में डिसॉल्व होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है, न कि बेंजीन के अंदर। ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर, सेकंड पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। बात करते हैं गैस की। गैस के जब हम टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे, गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, हम क्या कर रहे हैं, ये गैस हमारा सॉल्वेंट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट यानी वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो पिछली क्लासों में, तो यहाँ पे जब भी हमारी गैस डिसॉल्व होती है तो क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है बाहर। तो रिएक्शन कैसी होती है, मैं कह देता हूँ, ये गैस के डिसॉल्व होने वाली रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि वहां हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ये कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। अब देखिए, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी तो सॉल्यूशन कम बनेगा, सॉल्यूशन कम बनेगा तो क्या होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज। बट ध्यान में रखना, जो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है भाई, अगर आप जब गर्म करते हो उसको टेम्परेचर देते हो तो गैस क्या करते हैं, मतलब बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये ध्यान में रखोगे आप, इसकी गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि वो तुरंत बाहर निकलना चाहेंगे कंटेनर से। आगे देखिए आप, फिर आता है प्रेशर। प्रेशर वाला को इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है आपसे। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, प्रेशर। प्रेशर, अब प्रेशर के इफेक्ट को किसने समझाया, गैस में प्रेशर के इफेक्ट। मान लीजिए आपके ये वाटर है, यहाँ पे ये आपकी गैस प्रेजेंट है, इसको आप इसमें डिसॉल्व करके, तो आपको पता है हम सब क्या करते हैं, क्रिस्टल लगाते हैं, इसमें प्रेशर डालते हैं इसको डिसॉल्व करने के लिए। तो इस चीज को समझाने के लिए हेनरी ने क्या किया, लॉ दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ में बहुत बार पूछा जाता है कि हेनरी लॉ होता क्या है। अब देखिए हेनरी लॉ, हेनरी ने क्या कहा, जो मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस प्रेशर, इसके समानुपाती होता है, किससे प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के। एम यहाँ पे क्या है, मास ऑफ गैस, या फिर मैं कहता हूं कि अमाउंट ऑफ गैस, कितनी मात्रा में गैस ली आपने, पी क्या है आपका यहाँ पे, प्रेशर। यदि आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हो तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, केपी। इसको मैं के से डिनोट कर देता हूं, ये आपके पास क्या आ गया, हेनरी कांस्टेंट आ गया, हेनरी कांस्टेंट। ये तो पहला रिलेशन दिया था इन्होंने। फिर आगे देखिए, मैंने एक रिलेशन और बताने का प्रयास किया। देखो डेफिनेशन आप एनसीईआरटी बुक में देख के लिखिए ना, आपको में से आपने डेफिनेशन नहीं लिखी पड़ी। अब देखिए आप, इन्होंने क्या कहा कि जब आपका ये पी होता है P1 कैसे लेते हैं, जैसे मान लो अगर एक से अधिक गैसें प्रेजेंट हो, यानी मोर देन वन गैसेस आर प्रेजेंट, और वो एक साथ क्या होती है, डिसॉल्व होती हैं, तो वहां पे प्रेशर की क्वांटिटी होती है, उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, वहां जो टर्म्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या यूज करते हैं, वहां पे पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, ताकि सभी का पार्शियल प्रेशर मिला के क्या बन जाए, P1। मान लेता हूं मेरे पास क्या है, P1 गैस है, एक गैस है, उसके जो आपका प्रेशर हो क्या है, P1 है। दूसरी जो गैस है उसका गैस प्रेशर कितना है, P2। तीसरी का कितना है, P3। तो मैं कह दूंगा तीन हमारे पास क्या पार्शियल प्रेशर, ये टोटल इक्वल किसके होते हैं, ठीक है। ये आप एक समझने की बात है कि वन से क्या हो, ज्यादा हो क्या गैसें अगर मिक्स होती हैं साथ में डिसॉल्व, तो वहां पे हम किस टर्म का यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर का टर्म यूज करते हैं। फिर उन्होंने कहा क्या काम है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस,
लिया इन्होंने, यहाँ पे लिया पार्शियल प्रेशर या इक्विलिब्रियम प्रेशर भी बोल सकते हो आप इसको, इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम में बताऊंगा क्यों लिखा है इक्विलिब्रियम प्रेशर। उन्होंने देखा जब यहाँ पे इन दोनों के बीच में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली। क्या मिली, स्ट्रेट लाइन। तो देखो हेनरी के आप ग्राफ को बता दोगे, जब आपसे हेनरी के बारे में प्रश्न पूछा जाए आप ये बता दोगे गैस की जो अमाउंट होती है या फिर मास होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि वहां पर एक से अधिक क्या हो, गैसें प्रेजेंट हो, तो उसके लिए आप पार्शियल प्रेशर की टर्म यूज करते हो। अब देखो P1 हमारे पास क्या पार्शियल प्रेशर है, इन्होंने कहा जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, x के प्रोपोर्शनल होता है। x हमारे यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन। देखो जब आपने मोर देन 1 गैस आर डिसॉल्व इन वाटर, आपने एक से अधिक क्या किया, गैस को डिसॉल्व किया वाटर में, तो सभी गैस के अंदर क्या होंगे, थोड़े थोड़े कण होंगे, उनका हिस्सा होगा अपने अपना पार्ट्स होगा डिसॉल्व होने का, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। या फिर अगर आप सामान्य भाषा में समझे तो मोल फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, यहाँ पे गैस की वह मात्रा जो वहां पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। भाई वही तो मात्रा लिक्विड फॉर्म में जब डिसॉल्व होगी तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। यदि अगर वो गैस में रहती है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती तो कैसे डिसॉल्व होगी उसके अंदर, तो वह अमाउंट जो क्या हो सकती है, लिक्विफाइड फॉर्म में रहती है गैस की, उसको हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर अगर हम क्या करें P1 को सब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का क्या करते हैं, चिन्ह हटा दें तो क्या आ जाता है, KH/x। अगर हमें यहाँ से क्या निकालना है, KH निकालना है, KH कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा, P1/x आ जाएगा। यदि आपको यहाँ पे x निकालना हो तो आप क्या करोगे, P1/kh। थोड़ा सा चेंजिंग करना है इसमें, ये यहाँ पे x लिखना है, x जो होता है वो P1 के प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा मत लिखना इसको, एक बार इसे कर देता हूँ, x आ जाएगा KH P1 की। अब आप रिलेशन निकालिए इसमें, KH इसके बराबर आएगा x/P1 की। ये था दो चीजें बताई थी इसमें, क्या सबसे पहले तो बताया कि प्रेशर की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होता है क्या, मास ऑफ गैस। फिर सेकंड इन्होंने क्या कहा, पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज आप यहाँ से हेनरी कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, केज अब यहाँ पे क्या है आपके पास, हेनरी कांस्टेंट। अब देखिए कि हेनरी लॉ ओबे कब होता है, हेनरी रूल का पालन किया जाता है कि हेनरी रूल यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, उसके लिए इन्होंने लिमिटेशन दी। तो देखिए लिमिटेशन, हेनरी रूल लिमिटेशन, हेनरी लॉ लिमिटेशन। तो वो पहले इन्होंने लिमिटेशन दी, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई, क्या नहीं होना चाहिए, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई। भाई कब लागू होगा ये हेनरी रूल, जब आपके पास प्रेशर क्या ना हो, ज्यादा ना हो या हाई ना हो, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई। सेकंड देखते हैं, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो, वेरी लो, टेम्परेचर क्या नहीं होना चाहिए, वेरी लो नहीं होना चाहिए, इसके लिए हेनरी रूल के अकॉर्डिंग। थर्ड क्या देखोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज नॉट हाई, क्या नहीं होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए सॉल्युबिलिटी। तो देखो गैस इज नॉट हाई सॉल्युबल, गैस इज नॉट हाई सॉल्युबल। भाई अगर आप सोचो अगर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी गैस तो इसमें फिर आप मोल बिन कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर तो 100% ही हो गया, वहां पे आपको मोल फ्रैक्शन निकालने की आवश्यकता ही नहीं। फिर वहां पे तो आपको पार्शियल प्रेशर की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब चीज क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, 100 का 100 क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो वहां पे आप रिलेशन नहीं बता सकते। फिर तो जितना उसकी अमाउंट है या फिर मास है उतना ही उस पर प्रेशर चलेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या नहीं होनी चाहिए, हाई सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए क्या, गैस। फोर्थ पॉइंट लिखो, ये जो आप यहाँ पर सॉल्वेंट लेते हो गैस का, ये केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए सॉल्वेंट के साथ, क्या नहीं करना चाहिए, केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो लिखो इसमें गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली, गैस
neither react chemically with the solvent के साथ क्या नहीं करना चाहिए, केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, nor associate, बताऊंगा, nor associate and dissociate, ये भी ध्यान में रखना है। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने गैसें ले ली, आप डिसॉल्व करना चाह रहे हो वाटर में, यदि वो दोनों ही आपस में ही क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो वो रिएक्शन डिसॉल्व कहां से होगा, फिर कुछ और ही बन जाएगा आपके पास। यदि अगर आपको डिसोसिएट टूटनी भी नहीं चाहिए गैस, मान लो आपने वाटर की वेपर लिया, अगर वो टूट गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो फिर वाटर कहां डिसॉल्व हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से कोई डिसॉल्व होगा, तो जो आपने जो प्रॉपर जो चीज थी वो डिसॉल्व नहीं हो पा रही है, तो ना तो डिसोसिएट होनी चाहिए, ना ही एसोसिएट होनी चाहिए, और ना ही क्या करनी चाहिए, केमिकल रिएक्शन करनी चाहिए किससे, सॉल्वेंट के साथ में। ये 4 फीचर्स थे, अगर ये 4 फीचर एप्लीकेबल होते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, हेनरी रूल ओबे करते हैं या लागू करते हैं, अन्यथा हम हेनरी रूल नहीं लगाते हैं। ये था हमारा सॉलिबिलिटी इन सॉलिड्स और सॉलिबिलिटी इन गैस। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।